बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है, शदीद बारिश हो रही है और जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर भी पेश करिए। वो मौसम बहुत सुहाना है। सो वी होप के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रोमा ने अभी बता दिया कि बारिशें पूरे जोबन पे हैं और जैसे हमने कल भी अपने प्रोग्राम में आपसे बात की थी, महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा था कि अगले 2 दिन जो लाहौर में एक दिन पहले बारिश हुई थी उससे ज़्यादा बारिशें होंगी, तो उससे ज़्यादा बारिश हो रही है, शद्द-ओ-बद की बारिश है और पूरे पाकिस्तान में हो रही है। ये बाद लोगों के लिए तकलीफ का बायस तो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत खूबसूरत इसकी जो तस्वीर कशी है वो भी है और उसके अलावा इसके असरात बहुत ज़बरदस्त किस्म के होंगे। उसकी वजह यह है कि गंदम की फसल बोई हुई है, उसको पानी की ज़रूरत है और पानी वाफर मिकदार में मिल रहा है। साथ साथ जो आजकल हम जितने भी सीजनल बीमारियां देख रहे हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बट इस तरह जिस तरह अभी रऊफ साहब भी कह रहे थे, मैं ख्याल में इससे पहले जरा हरमीत का रुख कर लें, फिर हम जरा मिलकर तीनों डिस्कशन करते हैं को जारी रखते हैं। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? लाहौर का मौसम इज ऑसम, आप बताएं शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वैसे अगर हम बात करें मौसम के हवाले से तो मौसम वाकई औसम है। हल्की फुल्की बारिश जो है वो सुबह से जारी है, बल्कि सुबह तो तेज भी हो गई थी, लेकिन इसके साथ साथ आप जो रऊफ साहब ने जिक्र किया गंदम के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि गंदम और चने की बेहतरीन फसल के लिए ये जो बारिश है बहुत बेहतर साबित होगी। और लेकिन कुछ इलाके जो है बलूचिस्तान या सिंध के ऐसे इलाके जहाँ पे तूफ़ानी और कहीं ना कहीं सैलाब आने का जो खदशा है वो भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन उमूमन अगर हम देखें तो बर्फबारी जो है हमने कल बड़े जबरदस्त तरीके से एंजॉय भी की और देखी भी। मरी तक बड़ी कोशिश की पहुंचने की, पर ना पहुंच पाए। ट्रैफिक बहुत बुरी तरह जैम था वहां पे और आमदरफ्त का जो सिलसिला है या जाने का जो सिलसिला है, ट्रैफिक की रवानगी जो है बहुत मुतासर है। बहुत कोशिश की जा रही थी, पाक आर्मी के जवान भी थे, ट्रैफिक के एहलकार भी थे, लेकिन बड़े मुश्किल से सारी चीजें कंट्रोल हो रही थी। बहरहाल लेकिन बड़े कमाल का मौसम है। अच्छा, तो कल फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट जो था उसके ऊपर बड़ी बहस भी होती रही। उन्होंने कहा कि 1 लाख कारें मरी पहुंच गई हैं, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में खुशहाली का दौर आया हुआ है, लोग निकलना चाहते हैं। इसमें बड़ा क्रिटिसाइज भी किया ऑपोजिशन के लोगों ने। उन्होंने कहा खुशहाली का पैमाना ये नहीं होता कि कारें कितनी बिक गई हैं या मरी में कारें कितनी पहुंच गई हैं और या ये कि मोटरसाइकिलें कितनी बिक रही हैं। खुशहाली के पैमाने और होते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये तो जरूर है कि 1 लाख कारें मरी पहुंच गई और मरी में ट्रैफिक जैसे आप भी बता रहे हो बिल्कुल जैम हो गया। वो तमाम लोग आपके हवाले से भी तवज्जुह से भी ये अपील करना चाहेंगे कि जो लोग जाने के शायक है मरी की तरफ मत जाएं, आप फंस सकते हैं किसी मुश्किल में। जरूर बर्फबारी हो रही होगी, लेकिन कई और इलाके भी हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल एबटाबाद के ऊपर, एबटाबाद बिल्कुल वहां पर जितने भी नॉर्दर्न एरियाज है कमोबेश हर एक में बर्फबारी जो है वो हो रही है। सो जरूरी नहीं कि आप लोग सब मरी का रुख कर लें। हमारे यहाँ होता ही है कि जब भी स्नोफॉल होती है मेजॉरिटी लोग और मेजॉरिटी शहरों के जो लोग हैं, इस्लामाबाद तो लाजमी, बट अगर हम लाहौर, कराची और इर्द गिर्द के शहरों का जिक्र करें, जो लोग हैं वो मरी की तरफ चल पड़ते हैं। बट और भी बहुत सी जगह है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां पर आपको पीसफुल एनवायरनमेंट भी मिलेगा। अच्छा, मैं आज एक बात सोच रही थी, बचपन से मैं सुनती आई हूँ, आई डोंट नो बड़ों की बातें इसमें कितनी रियलिटी होती है, बट मैं सुनती आई हूँ कि जिस बारिश का आगाज जुमेरात से होता है ना, पूरे लाइक वीक जारी रहती है। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत नहीं है। हमारे बचपन में भी कहा करता था जुमेरात की चढ़ी। अच्छा। इसको जुमेरात की झड़ी कहा जाता था कि जो जुमेरात से चढ़ी मतलब इस तरह से पंजाबी में होगा, लेकिन हाँ स्पेल जुमेरात की चढ़ी। तो जुमेरात की झड़ी जो है वो अमूमन वैसे बचपन में अपने देखा हुआ है कि वाकई जब जुमेरात से शुरू होती है तो जुमेरात ही चला करती थी, मतलब पूरा वही। लेकिन ये तो अब तो महकमा मौसमियात इतना एडवांसमेंट हो गई है, वो पहले से बता देते हैं। अब कि उन्होंने पहले से प्रेडिक्शन की हुई है कि हफ्ते के दिन तक बारिश है, फिर उसके बाद सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा, जो बारिश बरसाने वाला सिलसिला है वो टूट जाएगा, तो उसके बाद बारिश बंद हो जाएगी। मौसम इतना मजेदार है और ये सही एंजॉय करने वाला। आप अपने लॉन में बैठे या किसी शेड वाली जगह शेल्टर के अंडर हो, बट आप सारा व्यू एंजॉय करें, साथ एक अच्छा से जबरदस्त कप कॉफी का हो, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो, तो इस तरीके से आप
एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि ये बारिश हम लोग तो इसको एंजॉय करते हैं, बट कुछ लोगों के लिए जहमत भी बन जाती है। कल मैंने एक ऐसी ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी, वहां पे मैंने एक पिक्चर देखी, हमारे वो जो वसीम अकरम साहब है उनकी अहलिया शनीरा अकरम ने वो पिक्चर कराची की शेयर की। मैं एकदम पूछने लगा था वसीम अकरम साहब या वसीम अकरम प्लस साहब। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेटर वसीम अकरम, नॉट वसीम अकरम प्लस। अच्छा, उनकी मिसेस ने शनीरा अकरम, उन्होंने एक ट्विटर पर एक पिक्चर शेयर की हुई थी जिसमें उन्होंने ये सारा यही बात कही हुई थी कि हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं बट हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें एक बच्चा था जो सर्दी में ठिठर रहा था, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा कोल्ड है और कराची में भी ऑब्वियसली बारिश हो रही है, सो उन्होंने शायद उसको कोई गर्म कपड़े दिए और इस अंदाज में बच्चे के भी साथ पिक्चर शेयर उन्होंने की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो गैर मुल्की हैं बट वो जो दर्द दिल और इंसानियत के लिए हमदर्दी रखने वाला वो वैसे बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मैं भी तमाम तरह जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले उनसे भी यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि सर्दियां हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूरी के लिए बाहर आते, काम काज के लिए बाहर आते हैं, लेकिन काम मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से वापस जाते हैं, तो घर में इंतजार होता है कि बाबा कुछ लेके आएंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग खाली हाथ लौट के चले जाते हैं, तो उनसे भी मेरी सबसे गुजारिश है मुखिया हजरात से कि ऐसे लोगों का ख्याल रखें। कम से कम आपके पड़ोस में कोई रहता है तो एक प्लेट सालन से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, अगर आप वो देते एक रोटी दो देते तो कम से कम किसी न किसी का गुजारा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूं, बल्कि सुबह में आते हुए कई से लोगों को देख रहा था जो ठठरती सर्दी में बैठे थे खुले आसमान तले, और ब्रिज के नीचे कोई लोग बैठे थे, बच्चे थे उसमें छोटे छोटे। तो इन लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि हम तो बड़े बड़े लोगों की बातें कर लेते हैं कि भैया आप आराम से बैठे एंजॉय करें। एंजॉय के साथ साथ हम ऐसे लोगों में, हमारे पास 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे है, उनकी बड़ी अजीब सी उनकी जिंदगी गुजर रही है, तो उनका भी हम अगर ख्याल रखें मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है। आपने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं ख्याल में इस बात की तायद होनी चाहिए। और मैं तो जिस रास्ते से गुजर के आता हूँ उस रास्ते में भी वॉल्टन रोड है, वॉल्टन रोड के ऊपर बहुत मजदूर बैठे होते हैं लाहौर में, और वो मजदूर आज के दिन कम नजर आ रहे थे, जो थे भी वो पतली चादरें, मोटी चादर भी नहीं उनके पास होती। तो उस इलाके में अगर कोई गुजरने वाले, इसी तरह भट्टा चौक है, वहां पे मजदूर बैठे होते हैं। तो अपील हमारी भी, जैसे हरमीत ने कहा, उस हवाले से ये है कि आप लोग वहां पे जाके अगर कोई नजर आ जाए तो उनको कुछ दे दें, कोई खाने पीने की चीज दे दें। और जो इनर सेटिस्फेक्शन उनके लिए तो जो हम कर रहे हैं अल्लाह को राजी कर रहे हैं, बट जो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत फीलिंग मेरे ख्याल में कोई और हो ही नहीं सकती। बट सर, अगर आप कुछ कहना चाहें, अदरवाइज इसी मैसेज के साथ हम जरा आज की टॉप स्टोरीज आज की टॉप स्टोरी करते हैं, फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा। यस, बिकॉज़ वी आर ऑल सो एक्साइटेड वेदर को लेकर, सो हमने उसी को डिस्कस करते रहना है। मैं खुद इस तरह के विंटर्स तो एक वैसे ही ऑल टाइम फेवरेट, हॉट फेवरेट इनफैक्ट अगर कह लें, और ऊपर से ऐसा मौसम हो जाए तो वो मजा दोबाला कर देते हैं। बट एनीवेज, यहाँ के आज हम टॉप स्टोरीज मॉर्निंग शो की आपके साथ शेयर करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम डेली डोज, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पीडीएम से पहले पीपल्स पार्टी वाले इरादा रखते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये वाला जो लॉन्ग मार्च है कितना टफ टाइम हुकूमत को दे सकता है, इसके क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर केपीके के बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। थर में गजाई किल्लत, सिंध हुकूमत कहाँ है, ये भी हमने डिस्कस करना है। फिर अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, गो कि उसके बारे में ये बात कही जा रही है कि उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन कल मैं पढ़ रही थी कि भारत में पहली हलाकत हुई है ओमिक्रॉन से। सो मेरे ख्याल में ये उतना डेंजरस नहीं है, फैलता बहुत तेजी के साथ है, बट अगर हम देखें तो अगर किसी ऐसे शख्स को हो जाए जिसके साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कोई अटैच हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बट एनीवेज, इसकी अलामात, तशखीस करना क्या है, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। पीसीबी ने सालाना अवार्ड जीतने वाले प्लेयर्स का ऐलान कर दिया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में मरी से बर्फबारी का हरमीत सिंह का खुसूसी पैकेज, क्या क्या हरमीत करते रहे और किस किस पर वो क्या कहते हैं, बर्फ के गाले बनाकर फेंके। गाले भी होते हैं सर, पीपल कॉल इट गाले, बट यस गोले। अच्छा, गोले होते हैं, मुझे तो मैंने हमेशा पढ़ा हुआ है बर्फ का गोला किसी पे फेंका। गोले भी होते हैं बिल्कुल। और हरमीत किसको साथ गाले तो बरसते हैं, बड़े कमाल के होते हैं, बस उसका एक अलग मजा है। ओके, चलिए हम तमाम किसको साथ लेके गए थे जिसने इनके ऊपर बर्फ का गोला फेंका, ये भी एक तजस्सुस है हमारा बहुत बड़ा। ये एक सवाल है, अपनी टीम को लेकर हमारे सामने जो चीज आई है वो तो टीम ही होगी भाई, कैमरामैन होंगे, ड्राइवर्स होंगे, ये अपनी टीम होगी। बिहाइंड द सीन्स क्या स्टोरी थी ये हम पता लगवा लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे अगर ये हिंदुस्तानी चैनल होता तो रऊफ साहब कहते कि ध्यान
से देखिए, ये है वो चेहरा जो अपने साथ किसको लेके गया था। वैसे अंदाज रूस आपको ये होता फिर अगर हिंदुस्तानी Exactly. हमने उनको फॉलो नहीं करना, आई डोंट लाइक देम एट ऑल। हमारा अपना अंदाज है, बिल्कुल। अच्छा जी, डेली डोज के साथ आगाज करते हैं और इस्लामाबाद की ही पहली स्टोरी हमारे पास, और हम ये स्टोरी डिस्कस तो करेंगे बट इसके साथ साथ हरमीत से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाके ये चीज ट्राई करे, हमें अपना फीडबैक दे ताकि जब हम भी जाए या हमारे व्यूअर्स भी जाए तो वो ट्राई कर सके एटलीस्ट। हरमीत को हम टेस्टिंग केस के तौर पर लेते हैं। इसमें स्टोरी हमारे पास ये है कि हम जनाब देखते हैं कि जो लोग हैं वो फलों को ग़िज़ाइयत के लिए, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इस्लामाबाद में देयर इज सम प्लेस जो नई इंट्रोड्यूस हुई है, वहां पर फलों से चाय बनाई जाती है। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे कोई इतना अच्छा मजे का साउंड नहीं कर रहा था और एक अजीब सी इमेजिनेशन माइंड में आ रही थी, बट हो सकता है बहुत मजे की हो। सो वो टेस्टिंग केस हरमीत है, हरमीत इसका टेस्ट होगा, फिर वो हमें बताएंगे, फिर हम ट्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने बरतानिया की एक दो कंपनीज हैं जो बनाती हैं फ्लेवर टी और मुख्तलिफ फलों के जायकों के साथ वो बनाती हैं, वो मैंने पी हुई है। अब मैं तो चूंकि ब्लैक टी का आदी हूँ, मुझे कोई भी फ्लेवर उसमें पसंद नहीं आता, तो मैं तो स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, और हम दोनों स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करते हैं। आई थिंक हरमीत भी स्ट्रॉन्ग चाय का शौकीन है, बट यहाँ पर मैं आपसे मैंने अगर ग्रीन टी की बात अगर मैं करूँ तो ग्रीन टी में कई सारे फ्लेवर मैं लेके भी किया हूँ, ट्राई भी किया, लेकिन रोज साहब की बात दुरुस्त है कि आम सादी सी ग्रीन टी का एक अलग मजा है। बट बहरहाल ही बात आपकी दोस्त है कि भैया टेस्ट करने के लिए और साथ में दिखाने के लिए भी कोशिश मेरी होगी, कैमरा लेके जाओ और अपने जो नाज़रीन है उनको भी दिखा सके कि भैया कैसी चाय। आपने जिस तरह बरतानिया की कुछ कंपनीज का यहाँ पे जिक्र किया, मेरे माइंड में एक बात आई है, जिस तरह से फ्लेवर्ड कहवाज वो मैंने बहुत ट्राई किए हुए हैं। ये क्या फ्लेवर मिल्क एडेड? अगर मिल्क एडेड नहीं तो फिर शायद मजेदार फलों का मेरे ख्याल में ये जो है ये कहवा ही होगा। अगर कहवा है तो देन इट्स फाइन, अगर मिल्क एडेड है तो फिर ट्राई करना पड़ेगा कि भाई असल जायका क्या निकलता है। नॉर्मली हम मिल्क शेक्स वगैरह ही पीते हैं, बट एनीवेज उसका क्या जायका होगा हरमीत बस अब हमें बताएंगे, एंड वी विल वेट कि आप हमें कब बताते हैं या कोई पैकेज चैकेज कब दिखाते हैं। बट एनीवेज अभी अपनी स्टोरी, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। एंड वी हैव ऑलवेज सीन जो लोग हैं इंसानों के साथ तो हम सब प्यार करते हैं, कि इमोशनल बॉन्ड भी होता है इंसानों के साथ, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है अगर टू वे ट्रैफिक हो। लाइक अगर आप इमोशनली किसी के साथ अटैच है तो वो अगले के भी इमोशन बैलेंस चीज हो, तो मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत है। बट हमने देखा है, हम सब देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में कि जो लोग हैं वो अपने जानवरों से, जो पेट्स होते हैं उसमें डॉग्स भी आते हैं, उसमें कैट्स भी आते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बट अब एक ऐसा रोबोट इजाद किया गया है जो कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हुए हैं और वो आप उसको ऐसा पेट अपने साथ रख सकते हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। उसमें कुछ सेंसर्स भी हैं, उसकी बैक पर भी कोई सेंसर है, सर पे भी कोई सेंसर है, आप उसके बाल भी सहला सकते हैं और ये पेट को भी सहला सकते हैं। उसके सर को टच करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के जज्बात वो का इजहार करेगा। सबसे ज्यादा यही है कि आप उसके पेट को गुदगुदाएंगे तो वो हंसेगा पूरे तरीके पे जिस्म के। मैं सोच रही थी होगा तो ये रोबोट ही ना किसी जानवर के साथ जो आपको इमोशनल बॉन्ड मिलता है। हाँ, ये वीडियो भी हमारे पास आ गई है, बहुत छोटा है। हाँ, बहुत छोटा सा है, लेकिन मिनी रोबोट। बाहर की दुनिया में आप अगर रहे ना तो आपको एहसास होगा कि लोग बहुत ज्यादा अटैचमेंट उनकी चीजों के साथ भी हो जाती है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरा एक तजुर्बा जिंदगी का, कि एक बार ये हुआ कि मैं क्रिएटिव राइटिंग की क्लास में था, जब मैं पढ़ रहा था बाहर, तो हमारे टीचर ने एक दफा ये कहा कि आपकी टेबल के ऊपर कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती होगी जो आपको बहुत इंस्पायर करती है लिखने के लिए, तो आप कोई ना कोई चीज ऐसी लेके आए कल जब क्लास में आए। तो अगले दिन आया तो किसी ने कानों में बड़े बड़े पैलेट पहने हुए थे, कोई चांदी की कोई चीज ले आया। मेरे पर एक चांदी का टर्टल था, वो मैं उठा के ले गया अपनी टेबल के ऊपर कि मुझे ये बड़ा इंस्पायर करता है। तो उससे हमने कहानियां बनाई फिर। तो ये तो मतलब इसके अंदर तो सेंसर लगे हुए हैं, ये तो बाकायदा रिएक्ट भी कर रहा है। यानी अगर चांदी का टर्टल की मैं बात कर रहा हूँ या मतलब कोई पैरेट जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, टॉय की सूरत में वो वहां पे मौजूद है, तो वो रिएक्ट नहीं करता। इसका देखो आप आंखों के इशारे जो है सर का हिलाना, और उसके साथ ये है कि अगर इसके सर को मारा जाए तो इसके आंसू निकल आते हैं। जिस्म के मतलब आप कई हिस्सों पे इसको किया जाए तो हंसते हंसते ये बेहाल हो जाता है। ये बहुत सारी फीलिंग्स है जिनका ये इजहार करता है। तो ऐसे टॉयज के साथ आपकी अटैचमेंट भी जाहिर है काफी ज्यादा हो जाती है। हरमीत,
क्या ख्याल है? मुझे तो ये चीज इतनी अपील नहीं कर रही, और लोगों को करती होगी। आपका क्या ख्याल है? व्हाट्स योर ओपिनियन? नहीं, वैसे एक चीज अगर हम देखें तो बाहर दुनिया में बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी कि कई लोग जो है पेट्स को पसंद नहीं करते। मैं खुद आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे वैसे पसंद होते हैं लेकिन उनको रखना थोड़ी सी हो जाती है चीजें ऐसी, मुझे थोड़ी सी फीलिंग ऐसी आती है कि हाँ मैं थोड़ा सा दूर रहूं। हालांकि जो बचपन में एक छोटा सा वो पालता भी था, बिल्लियां भी बहुत होती थी मेरे को आसपास, लेकिन हाँ ये है कि कई लोगों की पसंद ये होती है कि भैया पेट से दूर रहा जाए, थोड़ा सा ये है, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो वैसे है तो मजे का है। मेरे घर में वैसे एक सामीज बिल्ला है, कैट हमने पाला हुआ है, मतलब बिल्ला मैं कह रहा हूँ पाला हुआ है इसलिए कह रहा हूँ, कैट को हमने पाला हुआ है एक को, और वो मेरे बेटे का है बेसिकली बिल्ला। हमारे घर में कोई 9-10 साल से, अब तो जरा उसकी उम्र ज्यादा हो गई है तो वो स्लो हो गया है, लेकिन ये है कि आपको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उसके लिए। आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसके खुराक का ध्यान करना पड़ता है, आपको वीकली मंथली बुनियाद के ऊपर उसको वेट को दिखाना पड़ता है, उसके इंजेक्शंस का ख्याल करना पड़ता है, उसकी खुराक खास दिनों में आप चेक करते रहते हैं किस तरह की खुराक हो उसने खानी है, बहुत ध्यान है। उसके लिटर के लिए मट्टी लानी पड़ती है, और ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मतलब ये गलत बात है। मतलब जिसने रखा है उसको उसकी प्रॉपर केयर भी करनी चाहिए। आपके लिए आपने बनाया हुआ है। हाँ, और उसके साथ एक और चीज भी, जो कैट वाले हैं वो कम से कम मेरे जज्बात को समझ सकेंगे कि कैट जो है वो आपके घर की अपहोल्स्ट्री जो है, सोफा ये वे वगैरह वगैरह, उसके कपड़ों की जड़ मार देती है पकड़ के, मतलब वो बुरा हाल हो जाता है। आपकी ऐसे बातों से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बड़े मुश्किल से संभालना पड़ेगा रूह साहब। हाँ, अच्छा, वो लफ्ज़ बड़ा अच्छा है उर्दू का, खुदेड़ना। खुदेड़ना, हाँ, तो खुदेड़ के वो उसकी बखिए उधेड़ के रखती है। तो मुझे आपकी इस तमाम बातों से लग रहा है कि आपको इतने अंदर से हैप्पी नहीं है, बिकॉज आपको उसकी केयर भी करनी पड़ती है। शौक आपके बेटे का है देखना। फरियाद रूह साहब बता रहे, बयान कर रहे हैं, चीजों का भी नुकसान है। हाँ, नहीं, वैसे मैंने कहा कि अगर आपने पेट पालना हो तो मतलब उसका ध्यान करना पड़ता है, और जिसने पाला है वो करे। ये नहीं कि आप मेड पे छोड़ दें, अगर आपके घर कोई और मेंबर है तो आप उसके जिम्मे लगा दें। अगर कोई कर रहा है तो ये उसकी बड़ी अच्छाई है, बट जिसका शौक है करना उसी को चाहिए, अगर हम एथिकली देखें। बट अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। रोबोट से बात स्टार्ट हुई और कहां से कहां पहुंच गई। बट जो हमारी अगली स्टोरी ये है जनाब के आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने की सिफारिश हमने गुज़श्ता रोज इस हवाले से देखा। ये जो आयशा मलिक साहिबा हैं, इनके हवाले से जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रहा। हमने स्टार्ट से ही देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट की एक जूनियर जज को मतलब ये कहा है कि हम इनको सुप्रीम कोर्ट की जज तैनात करेंगे, जबकि इस सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं। बट हमने देखा कल इस हवाले से फैसला आ गया। अब इसकी जो हतमी मंजूरी देनी है वो पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुनी ने देनी है, और अगर वो अप्रूव यहाँ से हो जाती है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 74 साल की तारीख में पाकिस्तान में किसी खातून जज की तैनाती नहीं अभी तक हुई, और इस बुनियाद के ऊपर कहा गया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आयशा मलिक के बारे में ये कहा जाता है इंतहाई काबिल खातून है ये, तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से बड़ा खुशाइंद है, एक काबिल खातून को मौका मिल रहा है। और यहाँ पे और अगर रऊफ साहब देखें तो जो सिफारिश पेश की गई उसमें भी तकरीबन 4 में से 4 की थी, तो 4 में से 5 ने जो है उसने हिमायत का ऐलान किया, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद साहब भी हैं और उमर अता बंदियाल साहब भी हैं, दीगर ऐसे अटॉर्नी जनरल भी हैं, दीगर 5 लोगों ने तायीद की। ये बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट मिल रहा है। जस्टिस कासिफ अजीजा साहब का मैं देख रही थी, उन्होंने इसकी थोड़ी मुखालफत की है, बट मेजॉरिटी जो फैसला है वो उनकी फेवर में है। बार काउंसिल हैं, उन्होंने भी कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं कि कुछ ग्रुप्स नहीं चाहते, कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से भी वो एक अलग सी चीज पाई जाती है ना। तो वो भी हम देखते हैं उन सारी चीजों को, एक ग्रुप मुखालिफिन का है तो दूसरा ग्रुप दूसरे के फेवर में आ जाता है, तो सब ग्रुपों में बटे हुए लोग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है उसकी मुखालिफत पे उतर आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयशा मलिक अपनी सीनियरिटी जो हासिल करेंगी जब वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाएंगी, तो उस बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस भी बन, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हमारे यहाँ जैसे मतलब अकलियती के रहे हुए चीफ जस्टिस, इस तरीके से इनको
भी मौका मिलेगा। बट तमाम मेरे ख्याल में मामला क्लियर हो गए हैं, बट अब हतमी फैसला जो है या हतमी मंजूरी जो है वो पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी इसकी तरफ से आनी है। अगर यहाँ से भी मंजूरी आ जाती है तो फिर तमाम जो राहें हैं ऑब्वियसली आसान होंगी। सुप्रीम कोर्ट की जज भी हो जाएगी जरूर, हो जाएगी जरूर। मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ और मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। मेरी कम से कम फुल सपोर्ट है। अच्छा, मैं आप भी और मैंने बहुत से लोगों से डिस्कस किया जो बहुत सीनियर हैं, हमारे अपनी फील्ड के बहुत सीनियर हैं। हम लोगों की तो एक बैलेंस्ड राय या जो सुना, आपको असल मतलब ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन तब मिलती है जब आप अपने सीनियर्स के साथ शेयर करते हो। तो मैंने इंटरेक्शन में और मेरे एक्सपीरियंस में से बहुत लोग आए हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह आपने अभी कहा ना कि फुल सपोर्ट है, इस तरह और भी बहुत लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको होना चाहिए। बट लेट्स सी हतमी फैसला क्या आता है, मंजूरी दी जाती है या नहीं दी जाती, बट वी होप के मिल जाएगी मंजूरी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं ये भी बात कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, जिद्दत बहुत ज़्यादा आती जा रही है, हर रोज़ नई इनोवेशंस हो रही हैं। तो इसी वाले से अगर हम देखें तो सिंगल चार्ज पर 620 माइल सफ़र करने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार कर ली गई है, जिसका पहला ट्रायल फरवरी 2022 में होगा। इससे पहले ये कहा जाता है कि मर्सिडीज की सेम लाइक के 620 माइल्स इसके लिए भी कहा जाता है। इसका जो कंप्यूटर टेस्टिंग पर मबनी इसका जो सफ़र किया गया था इसके मुताबिक कहा गया था इसकी जो चार्जिंग है वो बड़ी मुतासर कुन है। बट लेट्स सी इसका क्या आता है, और अगर ये ट्रायल कामयाब हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रिक कार है ये दुनिया की पहली कार होगी इलेक्ट्रिक जो 620 माइल्स का सफ़र तय कर सकती है। अभी इससे पहले जो बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड था, यानी वो और कंपनीज के पास था, लेकिन यह है कि अमेरिका में ख़ास तौर पे देखा जाए या दुनिया में टेस्ला ने सबसे पहले जिद्दत के साथ आए थे वो, और उन्होंने 200 मील तक उनकी गाड़ी चल सकती थी और वो बड़ी पॉपुलर हुई। मैं अमेरिका जब पिछली बार गया था तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने टेस्ला ख़रीदी हुई है। टेस्ला की गाड़ी जो है वो ऑटो ड्राइव पे भी है, इलेक्ट्रिक कार भी है, बड़ी बड़ी जिद्दतें हैं उसके अंदर। सेंसर लगे हुए हैं चारों तरफ, अगर आप चला रहे हैं ख़ुद भी तो आपको बताती है राइट लेफ़्ट सामने पीछे आपके कौन है, वो सेंसर आपको बताते रहते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, बड़ी आप कहें कि एक टेक्नोलॉजी की दुनिया का शाहकार था टेस्ला। अब ये उससे आगे की चीज़ है, 120 माइल तक, किलोमीटर नहीं माइल तक इससे सफ़र करना है एक सिंगल चार्ज में। लेकिन सिर्फ यह है कि आपके यहाँ वहाँ पे बिजली की सप्लाई मुकम्मल हो। अब हमारे यहाँ जैसे यानी आपके 240 वोल्ट अगर होते हैं तो आपके वोल्ट ही पूरे नहीं होते, आपको 180 मिल रहे होते हैं या 170 मिल रहे होते हैं, तो वो चार्ज क्या करेगी। और इसी तरह से जो लोग ऐसी गाड़ियाँ रखते हैं फिर उनके घर में स्पेशली वो वॉबडा वाले अगर आएंगे तो वो लगाएंगे, कोई वो करेंगे एक स्पेशल स्विचेस वगैरह बनाएंगे जिससे आप चार्ज करें। पाकिस्तान में अभी तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है, हम देखते हैं जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, इवन व्हीकल्स और भी बाइक्स के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बना रहे हैं। बट हमारे यहाँ पर ये चीज़ें कॉमन होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी भी कुछ लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। कॉमन जब होगी तब बेहतर चीज़ है, और जब कॉमन होगी तो फिर इसके लिए प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में तभी ये चीज़ कामयाब हो सकती है। और हमारे यहाँ पर फिर बिजली की भी बिला तातुल फराहमी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर बिजली के जो नर्ख हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, सो आम आदमी किस तरह से अफोर्ड कर सकता है। सो इसकी जो प्राइस है, उसकी कॉस्ट है, उसको भी कम करना पड़ेगा, फिर चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल होने चाहिए। बट लेट्स सी, अभी ये स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, सर डेली डोज यहाँ पर खत्म हो गया। अभी ये बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करना है, सो अभी एक ब्रेक, बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद करेंगे। व्यूअर्स, अगर हम थर को देखें और यहाँ की सूरत हाल को डिस्कस करें तो यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है। और अगर हम बच्चों को डिस्कस करें और इनके साथ साथ इन्हीं बच्चों के जो मदर्स हैं उनको देखें तो जच्चा बच्चा दोनों की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो अच्छी नहीं। क्योंकि हम देखें तो हर एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है जहाँ पर खुश्क साली बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब खुश्क साली है तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन बहुत जाता है, बच्चों की कंडीशन अच्छी नहीं होती। हेल्थ कंडीशन को अगर हम देखें, फिर टाइम से पहले डिलीवरी के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्टली केसेस में बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और जो बच्चे पैदा भी होते हैं अपने वक्त पर
उनके अंदर बाद में कोई ना कोई हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो मदर को न्यूट्रिशन है वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की गई होती है, और मदर्स भी जो है वो भी हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं। अगर अब ओवरऑल इसको डिस्कस करें तो ये अब की नहीं, सिंध हुकूमत तो यहाँ कई अरसे से है, बट जो दावे हैं कि वो धरे के धरे रह जाते हैं। हमेशा हुकूमत दावे करती है बट प्रैक्टिकली कोई इकदाम नहीं किए जाते, और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग खुद से बहुत काम कर रहे हैं, बट हुकूमती सतह पर देखें तो कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो रहा। और अगर हम इस वक्त भी देखें तो थर के 50 के करीब, मतलब मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त भी 50 के करीब बच्चे हैं जो रिपोर्टेडली इस वक्त अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। जी बिल्कुल, सूरत हाल आपने सही वादे कर दी। बहुत अरसे से, जब से मैं भी मीडिया में हूँ और काम कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत साल हो गए। हमेशा हर साल हम ये देखते हैं कि जब सर्दियों का ख़ास तौर पर मौसम आता है को तो खुश साली का जिक्र होता है, और खुश साली के साथ ही वहाँ पे हलाकतों का, बच्चों का जिक्र आना शुरू हो जाता है। वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की बात आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे थर और मिट्टी वगैरह का इलाका जितना है इंटीरियर सिंध का, वहाँ से MNA MPA जो भी होंगे, अभी हमने आपने 2-3 दिन पहले अगर देखा हो, आप नहीं थी शायद, मतलब उस दिन जिस दिन हमने देखा, वहाँ के MPA जो हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए और सामने हारी ज़मीन के ऊपर हाथ जोड़ के बैठे हुए। सूरत हाल इस तरह की है। ये वडेरे वोट लेने तो पहुँच जाते हैं और धमका के या कुछ पैसे लगा के उसके ऊपर ये पैसे लगा के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर होता कुछ नहीं है। सर, और इससे एक ये बात कि आप देखें यहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुंचाई जाती, कि अगर एजुकेशन इन लोगों तक पहुंचेगी तो ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो आपको शऊर देती है। शऊर आएगा तो ये फिर अपने हुकूक के लिए बोलेंगे, तो वो बेसिक चीज ही नहीं उनको। उस दिन हमारी वहाँ पे यही हमारे वहाँ पे नुमाइंदे से बात हो रही थी, और यही बात हो रही थी कि मैं और हरमीत थे मेरे साथ में, हरमीत ने भी बात की थी। अमीर हुसैन शाह साहब मेरे ख्याल में शायद नाम था उनका, जो MPA थे वहाँ के। हरमीत, आपको भी याद होगा जब हमने बात की और वो नुमाइंदे ने हमें बताया। बिल्कुल रोज साहब, अगर हम देखें तो इसके लिए ज्यादातर इलाकों में, मैं खुद सिंध में, अंदरूनी सिंध भी काफी ऐसे इलाकों में गया हूँ जहाँ पे मुझे हैरानी हुई कि लोग आज भी तकरीबन कोई 16वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वहां पे 14 साल से वो हुक्मरान जमात है, और बड़े बड़े दावे बिलावल भुट्टो साहब करते हैं। उनके दावों की अगर मैं बात करूं तो बड़ा हैरान हो जाता है बंदा कि बस वहां पे कराची और पूरे सिंध के हालात उन्होंने बदल लिए। लेकिन कराची से जिसे आप निकलते हैं और इन अंदरूनी शहर जो है जितने भी है सिंध के, वहां पे जब आप जाते हैं वहां के हालात देखते हैं। ये तो हम थर का जिक्र कर रहे हैं, थर के साथ साथ ऐसे इलाके और भी हैं जिसमें देख के बंदा हैरान हो जाता है कि लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, और इनका मंशूर था रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन लोगों से सारी चीजें छीन ली गई है, और बहुत ज्यादा फंड जो है बाहर दुनिया से जो आता है थर के इलाके के लिए। वो याकूब पिची साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हम थर के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ बात तो आपने सुन भी ली होगी, जरा आप वाज़ेह कीजिएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है वहां पे। देखिए, थर में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तालीम की है। हम कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटली भी, और हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वहाँ अच्छे स्कूल हों, और बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है वहाँ, तो इस वजह से और दूसरा मसला ये है कि भूख अफलास वहाँ जो है कैद साली बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। लोग माइग्रेट करते हैं तो पूरी फैमिलीज माइग्रेट करती है, बच्चे भी उनके साथ जाते हैं, तो एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाती है। ये इश्यूज तो बहुत ही सीरियस हैं थर के हवाले से। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये फरमाइए कि एक ज़माना हो गया, मतलब आप भी काम कर रहे हैं, आपने स्कूल एजुकेशन वगैरह में कोशिश की कि वहाँ पे बन जाए, लेकिन ये भूख अफलास वगैरह के हवाले से हम देख रहे हैं एक ज़माने से यही मसाइल हैं। हर साल यही होता है, हर साल खुश साली की बात होती है, हर साल बच्चों की हलाकतों की बात होती है। तो वेयर इज द गवर्नमेंट, वो कहाँ है, उसकी बिल किधर है? देखिए, गवर्नमेंट एज सच इतनी इफेक्टिव काम नहीं कर रही वहाँ। आप देखें दूसरे सहराई इलाकों में, हमारी नेबरिंग कंट्री में भी अगर देखें, बिल्कुल सरहद मिली हुई है, उस तरफ ग्रीनरी है, लोग वहाँ खुशहाल हैं। अच्छा। इसलिए कि वहाँ हुकूमत ने उन्हें मुख्तलिफ फैसिलिटीज दी हुई हैं। वो ट्यूबवेल के लिए लोन देती हैं, एग्रीकल्चर के लिए लोन देते हैं, और उससे वहाँ खुशहाली है। थर वैसे अगर आप देखें तो बहुत ही फर्टाइल डेजर्ट है,
जब बारिशें होती हैं आप थर को देखें, थर पूरा ग्रीन हो जाता है। लेकिन अगर हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे, उनके जो मसाइल हैं उनको हल नहीं करेंगे, तो चीजें दिन ब दिन खराब होती जाएंगी। ठीक है, मसाइल पर तवज्जो देने की यहाँ पर जरूरत है। याकूब साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी मौजू को मजीद डिस्कस भी करेंगे, मसाइल और उनका हल कोशिश करेंगे कि फाइंड आउट कर सकें, और हुकूमत के भी जो दावे हैं, हुकूमत इस वक्त कहाँ है, इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। थर में ग़िज़ाई किल्लत और इसकी वजूहात क्या हैं, क्या किया जा सकता है, मसाइल क्या है थर के बासियों के। इस वक्त याकूब पेशी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, चेयरमैन थर एजुकेशन अलायंस हैं। सर, दोबारा से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। सर, जहाँ से हमने गुफ्तगू को ब्रेक लगाया था वो हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम के मसाइल क्या हैं, और उन मसाइल को ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दें कि इस वक्त थर के बासियों के मसाइल क्या हैं और कौन थर के लोगों के लिए क्या कर सकता है अगर हुकूमत नहीं कुछ कर रही तो। देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो पैसों का, गुर्बत सबसे बड़ा मसला है, वो पाकिस्तान का मसला है, बिलखुसूस थर का मसला है। अब वहाँ अगर हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं थर एजुकेशन अलायंस के फोरम से, और वहाँ हमने ड्रिप इरिगेशन की है। ड्रिप इरिगेशन बहुत ही कारआमद रहा, उससे एग्रीकल्चर में उनको काफी बेहतरी आई। असल में थर में लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, उसके अलावा और कुछ है नहीं। किसी ने वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई वहाँ और काम की या दूसरे कोई भी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो इसलिए बेसिक एसेंस है कि अगर गवर्नमेंट वहाँ लोन्स दे, एग्री लोन्स दे, सॉफ्ट लोन्स, और इसी तरह से उनको ट्यूबवेल के लिए और इस किस्म की चीज़ों के लिए हेल्प आउट करे। पानी होगा तो सारी चीज़ें, वहाँ सारे मसाइल हल होंगे। ना लोगों को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा। स्कूल्स नहीं हैं, जो स्कूल्स हैं टीचर्स नहीं हैं। ये भी पूरे पाकिस्तान का मसला है वैसे, लेकिन थर में बिलखुसूस ये मसाइल हैं। अच्छा याकूब साहब, ये फरमाइए, हमने अभी 2-3 दिन पहले एक पिक्चर 2-3 शो की थी, शेयर की थी नाजरीन के साथ अपने, और उसमें ये देखा गया है कि MPA वहाँ पे हजरात जो हैं वो आते हैं, अपनी पंचायत बिठाते हैं, मतलब वो खुद कुर्सी पे बैठ जाते हैं, लोग ज़मीन पे बैठ जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो क्या MPA वहाँ पे जो मुंतखब होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है इस तरह का कि यहाँ पे कोई काम हो? देखिए, मैं 2-1 MPs को जाती तौर पे जानता हूँ जो वहाँ बेतहाशा काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो है अपने लोगों को हेल्प आउट करें। लेकिन चूंकि वसाइल इतने नहीं हैं कि हर MPA, हर MNA उसमें पार्टिसिपेट कर सके उस हिसाब से, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को भी आगे आना चाहिए और फंड्स रिलीज करने चाहिए एजुकेशन के लिए और इरिगेशन के लिए। देखें, होता ही है तहत साली में गवर्नमेंट वहाँ फूड सप्लाई कर देती है, गंदम दे देती है, लेकिन ये हल नहीं। आप किसी को भी मछली दे दें तो सिर्फ मछली खाने की आदत उसको हो जाएगी। अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वो खुद भी अपने लिए रोजी कमा लेगा और दूसरों के लिए भी मशले राह होगा। तो ये काम हमें करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो तकरीबन ये 16 लाख से ज्यादा आबादी मेरे ख्याल में बनती है, और ऐसा लगता है कि 60% से ज्यादा जो लोग हैं पानी पीने से महरूम है। लेकिन कहीं ना कहीं कोताही या कहीं ना कहीं हम आप नहीं समझते कि इस मामले को उसी तरह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसी तरह उजागर नहीं किया जो होना चाहिए था? कहीं ना कहीं ये शिकवा भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही है काम, तो वफाक को तो मैदान में आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि वफाकी हुकूमत को तो मैदान में आना चाहिए था, लेकिन इस मसले को उसी तरह उजागर भी नहीं किया गया। क्या कहेंगे सर आप इस पे? नहीं, देखिए, मसले को उजागर जरूर किया गया है, लेकिन बहुत ही नेगेटिवली। आई मीन, थर
जब हम बात करते हैं तो आपको सोमालिया या इस किस्म के लोगों की शक्ल सामने आती है कि जी बिल्कुल भूख अफलास के लोग खत्म हो रहे हैं। थर की अगर पॉजिटिविटी को उजागर किया जाए, टूरिज्म वहां बढ़ा दिया जाए, वहां टूरिज्म के लिए बहुत सारी जगहें हैं और बहुत ही पुराने मंदिर हैं, मस्जिद हैं और जगहें हैं जहां टूरिस्ट जा सकता है। तो अगर टूरिज्म वहां बढ़ा दिया जाए तो भी उनकी आमदन में इजाफा हो सकता है। सूबाई हुकूमत एक हद तक काम कर रही है, यस, आप कह सकते हैं कि किसी हद तक कोताही सूबाई हुकूमत की भी है, लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं और रोड का अच्छा खासा जाल बिछाया हुआ है। बट जैसे पूरे मुल्क में एजुकेशन का सीरियस फुकदान है, हमारे बजट में भी इतना कोई एजुकेशन के लिए हम नहीं पैसे रखते, वही हाल सिंध का है, बिलखुसूस थर का है कि एजुकेशन बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। वहाँ काम ही नहीं होता एजुकेशन पे, वहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात नहीं होती, इन स्कूल के बच्चों के लिए भी कोई खास काम नहीं होता, लैब्स नहीं है, साइंस के लिए प्रॉब्लम है, किताबें नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं। तो उस सारी चीजों को हुकूमत ने भी काम करना है और लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। देखें, मैं ये समझता हूं कि सारे काम हुकूमत नहीं कर सकती, ठीक है, हुकूमत के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, सारी चीजें, लेकिन एज सिटीजन्स, एज कंट्रीमैन, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं जो हमें फुलफिल करनी हैं। हम सिर्फ इंतजार करते रहें कि कोई मुआवजा होगा, हुकूमत करेगी। हुकूमत नहीं कर रही तो आप खुद कर लें, जो भी थोड़ा थोड़ा काम। मतलब हम थर एजुकेशन अलायंस से हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव प्रताप शिवानी बहुत काम करते हैं। मतलब इस वक्त वहाँ खुदकुशियों का एक लामतनाई सिलसिला है, मेरे ख्याल में 36 अजला हैं सिंध, और सबसे ज्यादा खुदकुशियां जो हैं वो थर में होती हैं। तो एक अहसन काम किया था डीआईजी मीरपुर खास ने, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें प्रताप शिवानी भी मेंबर हैं हमारी तरफ से, थर एजुकेशन अलायंस की तरफ से। तो वो पूरी रिपोर्ट बनी है, उस कमेटी ने सिफारिशात पेश की हैं। अब उन पे अमल दरामद होना, जब तक उस पे अमल दरामद नहीं होगा तो चीजें वैसी ही रहेंगी। और उसका क्रक्स यही है, जिस तरह हम मसाइल क्रक्स गुर्बत है, बिल्कुल आपने जैसे कहा। जी सर, मैं यहाँ पर एक सवाल ये करना चाह रही हूँ कि हमारा कोई पहला शो नहीं कि हम थर के जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उन पर बात कर रही हूँ या सोल्यूशंस पर बात कर रही हूँ। बहुत से शोज, बहुत से एंकर्स उस पर पहले भी बात कर चुके हैं। हमारा मकसद ये है कि हम बात करते रहें कि शायद हुकूमत को कोई होश आ जाए, बिलखुसूस अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें। अब ये तमाम चीज़ें ये मेरे ख्याल में हुकूमत के भी नॉलेज में होगी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लोन्स का होना, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज होना, एजुकेशन होना, और जो तमाम सजेशंस आप भी दे रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत, इसका मतलब है सिंध हुकूमत जान के वहां पर ये चीजें प्रोवाइड नहीं करना चाह रही कि वो जो थर के लोग हैं अपने पांव पर खुद खड़े हो जाए? मेरे ख्याल में कॉन्शियसली हुकूमत की तरफ से ये चीजें वहां पर प्रोवाइड नहीं की जाती, वरना अब तक जितना इसको डिस्कस किया जा चुका है और करते भी हैं लोग, इस कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था वहां पर। देखिए, हमारी आदत मनहासुल कौम ये है कि हम गॉसिप करने और ड्राइंग रूम में गुफ्तगू करने के आदी हैं। वहाँ ग्राउंड पे जाके मैं ये समझता हूँ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ग्राउंड पे जाके चीज़ें देखनी चाहिए और उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। यस, मैं दोबारा यही कहूँगा कि हुकूमत अगर निगलेक्ट कर रही है एक जगह को या हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है, तो वहाँ के लोग या जो शहरी इलाकों के लोग हैं जो बहुत बेहतर वसाइल रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि जो वसाइल हुकूमतों के पास हैं वो इतने काफ़ी हैं, क्योंकि सिर्फ थर पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं। थर के साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी इससे बुरा हाल। तो ये तो टोटल मुल्क का हाल है हमारा, और हमें उसकी बेहतरी के लिए कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। वंस अगेन आई विल एम्फसाइज
कि वी शुड नॉट ब्लेम गवर्नमेंट्स, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल हो. वी शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड वी शुड डेफिनेटली डू समथिंग. एंड ऑब्वियसली हाँ, जगाते रहना हमारा काम है, हम बिल्कुल जगाते रहें हुकूमत को, सिंध हुकूमत को भी और बाकी हुकूमत को भी. खुदारा कोई काम कीजिए भी इस तरह के रेस्क्यू. देखिए बांग्लादेश में वो माइक्रो फाइनेंस के बैंक्स उन्होंने बनाए हैं, वो लोन्स देते हैं इंडिविजुअली भी. इसी तरह गवर्नमेंट दे सकती है. वहाँ जो कल्चर है सिंध में स्पेशली, और वो सूद दर सूद का कल्चर है. आप लोन दे देते हैं, उसके बाद खुशहाली की वजह से वो अपने माल मवेशी भी बेच देते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, फिर सूद का प्रेशर बढ़ता जाता है. वो प्रेशर इतना बढ़ता है कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाते हैं. तो उसको खत्म करने के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए हमें जरूर काम करना चाहिए. ये याकूब साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में बात जो है जिसके आपने हवाला दिया, मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स पीछे पढ़ी कि खुदकुशियां की शरह बहुत ज़्यादा है. तो बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बहुत हाईलाइट किया. अल्लाह ताला आपको इसी तरह से नवाजता रहे, आप अपने काम करते रहें. और बिल्कुल हुकूमत से भी, आम पब्लिक से भी अपील हमारी यही होगी कि आगे बढ़ें. आपने जैसे कहा कि अगर हुकूमत नहीं कर पाती तो लोगों को आगे आना चाहिए कि वो इस मामले में कोई कार्य खैर में हिस्सा डालें और यहाँ पे कुछ काम करें आके, और फिर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, उसके मुताबिक प्लान करें. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. सर, जिस तरह से याकूब साहब भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में हम लोग भी वहाँ पर आके मदद करें. मुख्तलिफ लोग हैं, मुखैर हजरात हैं, NGOs हैं, और फिर हुकूमत. टेम्पररी नहीं कुछ होना चाहिए. टेम्पररी तो बहुत लोग बहुत कुछ कर चुके हैं ना. कुछ ना कुछ परमानेंट होना चाहिए. लेट्स से आप 10 लोगों से स्टार्ट कर लें, 20 लोगों से स्टार्ट कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उनके लिए परमानेंट कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आए. और ये माइक्रो फाइनेंस वाला बड़ा अच्छा इन्होंने मतलब किया है जिस तरह से. वैसे एक चीज से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा यहाँ पे. याकूब साहब से मैं सवाल भी करना चाहता पर वो चले गए. अगर हम देखें ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि याकूब साहब ऐसे बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव गवर्नमेंट दे रही है, कर रही है. हम ड्राइंग रूम से जब रिपोर्टिंग करते हैं, अगर स्टूडियो में करते हैं, तो बहुत सारे रिपोर्टर हमारे फील्ड में काम करके हमें रिपोर्ट देते हैं. ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं. दूसरी बात यह कि अरबाब रहीम साहब जब वज़ीर आला थे, प्रभु साहब को याद होगा, तो उन्होंने एक स्कीम मुतारिफ कराई थी कि जो नहरी निज़ाम है उससे पाइपलाइंस जो है वो बिछा दी जाएंगी पूरे थर के इलाके में, और इनको खुशहाली के लिए, इनको पानी का जो मसला है ये हल हो जाएगा. लेकिन ये जो है ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हुकूमत में आए तो उसने उस मंसूबे को क्यों मनसूख कर दिया, क्यों रद्द कर दिया. ये भी एक सवाल बनता है. बहरहाल, लेकिन अगर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि जो एक आम इंसान है, जो पानी खवातीन लाती हैं, दूर दराज इलाकों से वो पानी लेके आती हैं, बीमारियों का बायस है. 100 से बच्चे 2020 में खराब पानी जो है वो पीने की वजह से, आपको याद होगा, 100 बच्चे जो है उनकी जिंदगी वो डेथ उनकी हो गई थी. तो ऐसे कई केसेस जो है वो ग्राउंड से हम रिपोर्ट करते हैं और मीडिया पे ले आते हैं. हमारा काम भी यही होता है कि स्टूडियो में बैठे होते हैं, लेकिन रिपोर्ट हमें वहां से मिलती है, ग्राउंड से मिलती है. और बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम नहीं देख पा रहे कि 16 लाख की आबादी, उसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है. हर बार इसको इग्नोर किया जा रहा है. 16 अरब रुपया जो है बाहर दुनिया से आया था, वो कहां गया, ये भी एक सवाल है ना. कहां गया वो पैसा, किसने खाया, और जो बाहर से जो विटामिन और मिनरल्स, जो दीगर चीजें आती है, वो चीजें कहां गायब होती हैं, वो गवर्नमेंट के सरकारी लोग कहां गायब कर लेते हैं, ये भी एक सवाल है. अस्पतालों के लिए चीजें आती है, वो दवाइयां कहां गायब होती हैं. ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं. अगर हम देखें उसी तरह प्रॉपर काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत. दावे बहुत बड़े हैं लेकिन काम उसी तरह नहीं हो रहा है. बिल्कुल ठीक है, तमाम पॉइंट्स बिल्कुल सही उठाए हैं. बट वी होप, जिस तरह हम अक्सर ऐसी कोई ना कोई स्टोरी शेयर करते हैं और कहते हैं कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए. सो वी होप कि शायद कभी ऐसा वक्त आए कि थर के लोग जो हैं उनकी जिंदगी बदल जाए. जिस तरह वी आर होपिंग कि शायद कभी कश्मीर आज़ाद हो जाए. मतलब हम इस तरह की चीज़ों की उम्मीद ही कर सकते हैं और एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं. सो यहाँ पर भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं शायद पाकिस्तान के लिए कभी कोई ऐसा वक्त आए जब थर के लोगों की जिंदगी बदल जाए, उनकी जिंदगियाँ बेहतर हो जाए, लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाए. अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मरी की, और उससे पहले मौसम की हमने शुरू में बहुत बात की, और मरी के सफर की हमने बात की, हरमीत की जिन्होंने एंजॉय कर कोशिश की. हरमीत ने घर में सब कोई पिक्चर्स भी थोड़ी सी शेयर की थी और हैंडसम लग रहा था, कोट शोट पहना हुआ था और बर्फ पे खड़ा हुआ था. ये नहीं पता मुझे बर्फ हो रही थी या ये बैकग्राउंड में बर्फ थी. बहरहाल हाँ, और वो जो हमारी बहस आपस में चल रही थी
कि बर्फ के गाले या बर्फ के गोले, उस हवाले से भी मतलब हम हरमीत से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये होता है कि जैसे ऊपर से बर्फ गिर रही होती है ना, वो जो बनते हैं तो उसको बर्फ के गाले कहा जा सकता है, लेकिन वो जो फेंके जाते हैं वो शायद बर्फ के गोले होते हैं। लेकिन बहरहाल कोई एक्सपर्ट सुन रहा हो तो हमें ज़रा तस्रीह हमारी भी कर दे कि ये जो बना के आप फेंकते हैं उसको बर्फ का गोला कहा जाएगा मेरे ख्याल से। और जो आसमान से गिरेंगे लाइक नेचुरली जो आ रहे हैं वो गाले होंगे, लेट्स सी। और वैसे मेरे ख्याल में समझ तो लोग गए होंगे, तो मेन काम है आपका समझाना, तो जो हमने जो भी कहा आपको समझ आ गई, तो दैट्स ऑल फाइन। हरमीत ने कल मरी जाके कोई रिपोर्टिंग किया, कोई हमारे लिए पैकेज बनाया, तो देखते हैं हरमीत ने किस तरह से एंजॉय किया, हरमीत के साथ कौन था, हमने भी नहीं देखा वो, तो लेट्स सी क्या है, नाज़रीन के साथ वो शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं कहां पहुंचा हूं, और इस वक्त अगर हम बात करें तो मरी में है भैया, लेकिन ट्रैफिक इतनी जैम है कि मैं क्या बताऊं। मेरी कोशिश थी कि मैं ऊपर माल रोड पे पहुंच जाऊं, 4 किलोमीटर तक तो मैं पैदल चलते चलते आ गया हूँ। जो कैमरामैन है बेचारा थक गया है, कहते भैया मुझसे और चला नहीं जाता। तो मैंने सोचा ये जो ट्रैफिक की हम बात करते हैं, खासकर हम कहते हैं कि जब मौसम ऐसा औसम हो, यानी औसम नहीं है रऊफ साहब, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो है बड़ी तेज़ कुछ जगहों पे बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जिस तरह हम बात करते हैं कि वीकेंड है, लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जो है गाड़ियों की अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वो माल रोड की तरफ रवा दवा हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो हमने बड़ी कोशिश की, गाड़ी जो है इस वक्त तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे है, लेकिन मैंने सोचा कि अब एंट्रो तो देना है ना, शुरुआत तो करनी है। लेकिन लग ऐसे रहा है क्योंकि एक तो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए आगे माल रोड तक पहुंचना। और साथ साथ में अगर बात करूं तो बड़ा कमाल का ये मौसम है, और यहाँ पे जो बर्फ़ के गाले हैं कुछ ही देर पहले जो है वो बरस रहे थे, अब दोबारा शुरुआत होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि साथ साथ ये ट्रैफिक दिखाया जाए, जिस तरह जैम है। जुनेद रज़ा आपको दिखा रहा है ये ट्रैफिक किस तरह जैम है, बड़ा मुश्किल है लोगों को यहाँ पे आना जाना। ट्रैफिक के जो पुलिस ट्रैफिक की जो वार्डन है उनकी भी भरपूर कोशिश है कि वो भी काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि रास्ते को किसी न किसी तरीके से साफ कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, ट्रैफिक की जो बहाली है वो दोबारा से रवा दवा हो, ट्रैफिक दोबारा रवा दवा हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लोग सियाहती मुकामात की तरफ आना चाहते हैं तो याद रखिए भैया, पैदल ज़रूर आना है, आपने पैदल ज़रूर चलना है। भैया हम पैदल चलते चलते झींगा गली पहुंच गए। और अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी टीम को बहुत मोटिवेट किया। मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन है जुनेद, बारहा मोटिवेट किया, पर उसने कसम खाई है कि मैंने आगे नहीं जाना है भैया, बहुत तकलीफ हो रही है, ठंड बहुत है। लेकिन भैया अगर हम देखें रऊफ साहब, रोमा बहुत खूबसूरत है, ये व्यू बड़ा कमाल का है। मेरी कोशिश होगी कि मेरा कैमरामैन जुनेद रज़ा जो है उसको ज़्यादा फोकस कर सके। अगर आप देखें वहाँ पे तो ट्रैफिक बिल्कुल जैम नज़र आ रही है, लोग जो है गाड़ियों से उतर रहे हैं। साथ साथ में हम ये देख रहे हैं कि भैया लोग जो है चाय की चुस्कियाँ लेने तंदूर जो रेस्टोरेंट है उसकी तरफ जा रहे हैं, साथ साथ गर्मा गर्म छलियाँ हाय वो भी खा रहे हैं, वो भी छक रहे हैं। भुट्टे भैया, सट्टे जैसे कहते हैं यहाँ पे मरी की जुबान में सट्टे भुट्टे कहते हैं ना, तो वो भी छक रहे हैं साथ साथ में। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बर्फबारी जो है अभी दोबारा जो दूसरा पड़ाव है बर्फबारी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी से आने वाली है। रास्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पहुंचना, अगर आपने मरी है यहाँ से तो कम से कम अभी जो रास्ता रह चुका है कम से कम 9 किलोमीटर का दीगर या 6 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, गाड़ियां फंसी हुई हैं और कुछ गाड़ियां जो हैं वापसी का रुख हमारी तरह इख्तियार कर रही है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ के नज़ारों को काफ़ी महसूस हो सकते हैं अगर आप आएँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ बहुत सारी गर्म सारी चीज़ें, क्योंकि एक जैकेट जो है अगर गीली होगी तो भैया एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी होंगी। बहरहाल बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो भाई बहुत ज़्यादा वैसे ठंड की जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जब ठठरती सर्दी हो तो भैया खाने का मूड करता है। और मैंने यहाँ पे देखे गरम गरम अंडे, और ऐसे दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा खाऊं, क्योंकि भैया एनर्जी भी होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत खाने का दिल कर रहा है।
बहुत टेस्टी है, वैसे मजे का है। और यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा जो ऊपर नहीं जा सके, मरी नहीं जा सके, वो यहाँ पे आके कोई पकोड़े खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है और कोई हमारी तरह भैया गरम गरम अंडे। तो लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे लोग जो है कोई, क्योंकि ठठरती सर्दी है तो कुछ ऐसे है कि चाय जो है गरम गरम चाय जो है उसकी चुस्कियाँ लिए जा रही हैं। और अगर हम बात करें, हमारी कोशिश होगी कि बहुत सारी चीज़ें और भी आपको दिखाएं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और ये जो गरम गरम अंडा है ना भैया, तो मेरा दिल कर रहा है मैं ये खा लूँ और फिर मजीद बातें जो है तब करूँगा। और अगर मैं देखूं तो जीगा गली के ये नज़ारे हैं, मैंने सोचा कि जीगा गली के ये नज़ारे आपको दिखा सकूं। इन पहाड़ियों को अगर आप देखें तो भैया कमाल का ये नज़ारा है, बड़ा खूबसूरत सा। लिबादा जो है पूरी पहाड़ियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है और बर्फ के गाले जो है, गर्म गाले का जो सिलसिला है वो भी पहाड़ियों पर तो चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है। रश की अगर हम बात करें तो लोग जो है इन पहाड़ियों से महसूस हो रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं, लोग जो है यहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं, कोई सेल्फियाँ ले रहा है, कोई चलते चलते जो घोड़सवारी है वो करते जा रहे हैं। यानी हर बंदा अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन अगर हम बात करें भैया ठंड की, तो बड़ी कमल मस्त किस्म की ठंड है। और हम पहाड़ियों का जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं जाऊं माल रोड की तरफ, और ये देखे ना, ये किसी ने शरारत कर ली भैया, ना करे भैया, बड़ा मुश्किल हो रहा है वैसे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत से नज़ारे हैं, लोग आते हैं यहाँ पे ही अपने, जो किसी ने स्नोफॉल को एंजॉय करना है वो चाह रहा है कि भैया अगर ऊपर नहीं जा सकते तो ऊपर नहीं जा सकते तो ये जगह भी ठीक है ना, यहाँ पे कम से कम जो बर्फबारी हुई है तो उसको देख के हम सेल्फी ले लेते हैं, कम से कम टिकटॉक ही बना लेते हैं, कोई स्नैक की वीडियो बना रहा है। लेकिन बहरहाल हर बंदा बड़े कमाल से एंजॉय कर रहा है, अपने आप से एंजॉय कर रहा है। और इस वक्त अगर हम देखें तो जो बर्फबारी तो नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। और ये देखें ना, ये जो मामलात है, लोग एक दूसरे को बर्फ के जो तोदे हैं वो बना के एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग इसको एंजॉय कर। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि भैया ठंड है, और ठंड है तो बहुत ज्यादा ठंड है, नाश्ता करते हैं। अच्छा, वैसे रहू साहब, रोमा चाय का ऑर्डर मैंने कर दिया है क्योंकि ठंड बहुत हो गई ना भैया, वो थक भी गया हूँ चलते चलते फिरते फिरते, और बर्फबारी भी है। और वैसे मैं कहूँ तो ठंडी ठार हवाओं में भूख ज़्यादा लग जाती है, और मुझे लगी है कमाल की भूख, तो सोचा भैया हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। भाजी चाय कमाल की है, कमाल की। वैसे मैं बहुत हो गया ना, बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ। अब मैं चाय का मज़ा लेना चाह रहा हूँ और आप शो को एंजॉय करें। अच्छा, इस स्पेशल रिपोर्ट हरमीत की आपने देखी। हम हरमीत को देख के बहुत एंजॉय कर रहे थे, हरमीत के एक्सप्रेशंस को, हरमीत की बातों को बहुत एंजॉय कर रहे थे। और आखिरी चीज कि हल्का फुल्का सा कुछ खा लूं, बट वो हल्का फुल्का नहीं था, वो भरपूर था। पूरी प्लेट भरी हुई थी। पता नहीं उसमें से हरमीत का हिस्सा कितना था या दूसरों का हिस्सा कितना था। और फिर बर्फ के तोदे तो कमाल था। इतना बड़ा भेज दिया। वैसे बड़ा मुश्किल था रिपोर्ट बनाना, और वहां पे पहुंचते पहुंचते मैंने तो वैसे भी जिक्र कर चुका था कि टीम सारी थकी हुई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैदल हमें सफर करना पड़ रहा था। और दूसरी बात ये थी कि बारिश बड़ी तेजी से आ रही थी। तो ऐसे में जो हमारे पूरे कैमरे का जो सामान था, या दीगर ट्राइपॉड से लेकर छतरी जो है वो भी गाड़ी में रुकी। हमारे पास से भी कैमरा, और इसको कैसे बचाया, बारिश से भी बचाना है। लेकिन सारी चीजें बड़ी मुश्किल से हमने की, और लेकिन मजा बड़ा आया। क्योंकि और दूसरी बात आपने की कि खाने पीने के हवाले से, जब भी बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना और बर्फबारी हो, बर्फ ज्यादा पड़ी हो, तो ऐसे में भूख कमाल की लग जाती है। तो मैं तो भैया, मेरा तो दिल था कि मैं पूरे वो जो अंडे वाला भर गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि खाने का बड़ा मजा आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ऑफ द कैमरा जो है बहुत सारी चीजें हमने खाई, उसको एंजॉय भी किया, और साथ में थोड़ी जो है मस्तियां भी की। बट ये था कि ज्यादातर लोग सियालकोट और गुजरांवाला और कराची और वहां से लोग आए हुए थे, जिनसे हमने बड़ी कोशिश की कि थोड़ी बहुत बात की जाए। फिर कहा कैमरा से शर्माते हैं, हम बात ही नहीं करेंगे। तो बस हमने बात ही नहीं की। फिर
और खुद ही बातें करते चले गए रूह साहब। नहीं, वो बड़ा मजे का था और ये सबसे है, मैं मजे ये का ये कहूंगा कि आपने अगर जाना है तो बड़ा ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल ख्याल रखना है। लेकिन वो मैं अचानक ऐसे बैठी आपको देख रही थी तो रऊफ साहब ने एकदम क्या कहना है बर्फ के तोदे, तो मैं एकदम वो जो लाफ्टर अटैक हुआ ना कि मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई आल्सो बर्फ के तोदे। और वो जो अंडा था के साथ अल्फाज का चुनाव करते करते कभी You were excited. वो जुबान भी साथ नहीं देती। वैसे ये गोला होता है, बर्फ के छोटे छोटे गोले बना के एक दूसरे को वो करते हैं, हम तंग करते हैं, ये गोला होता है और गाला जो है वो बरसते हैं। और मेरे जहन में कुछ ना आया तो मैंने कहा भाई तोदा ही है ऐसे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा तोदा ऐसे फेंक दिया मेरे ऊपर, तो मैंने कहा भैया बचना है। वो जैसे टीन से या जिस तरह छत से ये तोदे गिरते हैं ना बर्फ के, तो वो ऐसे ही उसने मेरे ऊपर फेंका। तो मैंने कहा चलो लोग मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, लोग मजा ले रहे हैं, तो कैमरा वर्क है तो साथ साथ में ये लोगों की मस्तियां भी हमारे साथ भी चलती रहे। वैसे तो हम बहुत अच्छा मेरे ख्याल में ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना ये नेचुरली बड़ी अच्छी लगती है, मतलब कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए और इस तरह फिर आप उसको खुद ही बाद में भी इंजॉय करते हैं, और मेरे ख्याल में ऑनर भी करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये चीजें लाइफ का हुस्न होती है। हमने बहुत एंजॉय किया, अगर आप ये बात ना कहते तो हमें इतना हंसने का मौका ना मिलता। सो हमने बहुत एंजॉय किया, और ऑब्वियसली आपके एंड से तो आप तो वैसे ही बड़ी बैलेंस्ड गुफ्तगू करते हैं, तो वो स्लिप ऑफ टंग कह लें या जो भी जज्बात में आके आपने बात की। अच्छा वो मैंने एक चीज नोट की, वो जो आपने अंडा खाया था, प्रोबेबली वो बॉयल एग था बट उसके ऊपर नहीं वो अंडे को उसके गिर्द यानी आप उसको अंडा पकौड़ा कह सकते हैं, वही ना बहुत होता है बेसन में डिप करके। हाँ अंडा पकौड़ा था, अंडा पकौड़ा था। आप भी इस वक्त जो लोग बिल्कुल बारिश हो रही है था, तो मैंने कहा भाई वैसे अक्सर हम देखते हैं ना वहां पे वो ऐसे आवाजें दे रहा कि गरम गरम अंडे, तो मैंने कहा भैया छक ही लेते हैं क्योंकि वैसे ठंड बहुत है और गरम अंडे हैं तो खा ही लेते हैं भैया। अच्छा हरमीत ऐसा करते हैं प्याज और आलू के जी ऐसा करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जो देखने वाले हैं उनको भी कहते हैं बारिश मुसलसल हो रही है, आप भी जरा घर में अंडे पकौड़े ट्राई करें, और हम भी किसी को कहते हैं हमें भिजवा दे कुछ, तो हम भी अपना चाय के साथ थोड़ी देर बाद सामान करेंगे। ये अभी आप अंडे पकौड़े खाएं और दूसरे पकौड़े भी खाएं, और हमें एक इजाजत ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीसीबी ने सालाना अवार्ड जीतने वाले प्लेयर्स का ऐलान कर दिया है। जो प्लेयर्स हैं उनके नाम आपके साथ शेयर करती चलूँ। मोहम्मद वसीम जूनियर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें बाबर आजम को वनडे फॉर्मेट में साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो साल की बेहतरीन कारकर्दगी शाहीन शाह अफरीदी के नाम रही है। इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, बट इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर भट्टी साहब, ये जो अवार्ड्स का ऐलान किया गया है उसमें सबसे कीमती प्लेयर तो मोहम्मद रिजवान के सर्रा सेहरा उसका, और लगता ये था कि जैसे कंपटीशन उनको नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, चूँकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही शानदार रही है। ज़रा इस हवाले से फरमाइए, मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो प्लेयर्स आए हैं आपके ख्याल में बिल्कुल सही डिजर्विंग प्लेयर्स हैं या कुछ और प्लेयर्स भी ऐसे थे जिनको इग्नोर किया गया है? अच्छा रऊफ साहब, ये जो अवार्ड्स की ज्यूरी थी, मैं भी इसका मेंबर था और पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ वो हेड कर रहे थे इस ज्यूरी को। हमारे सोहेल इमरान थे, मरीना इकबाल फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की, और बहुत सारे हमारी सहाफी और ब्रॉडकास्टर थे। तो मैं आपको बिल्कुल बयानदारी से बताऊं कि ज्यादातर जो अवार्ड्स में जो नॉमिनेशंस आई तो ऑटोमेटिक चॉइस थी, किसी पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नजर ही नहीं आया। ज्यूरी ने एक नाम पर एक बंदे ने जब किया तो कहा कि बिल्कुल इसी को अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग अवार्ड था, आपको पता है कि साल की बेहतरीन जो जिसको वैल्यूबल परफॉर्मेंस थी वो शाहीन शाह अफरीदी की भारत के खिलाफ बॉलिंग थी। आप देखिए, मैं पिछले दिनों बहुत सारे पॉलिटिकल शोज देख रहा था, उसमें भी कहा जा रहा है कि 2021 में पाकिस्तान के लिए जो सबसे खुशकुन या एक खुशगवार लम्हा था वो भारत के खिलाफ दुबई में T20 वर्ल्ड कप की जीत थी। तो वो जीत रही शाहीन शाह अफरीदी के मरूने मिन्नत। तो लेकिन बिल्कुल रिजवान ने पूरे साल डोमिनेट किया, और ये वही रिजवान है कि एक साल पहले रिजवान को कोई T20 क्रिकेट में खिलाने के लिए तैयार नहीं था। कराची किंग्स PSL की जो फ्रेंचाइज है उसमें रिजवान थे, लेकिन रिजवान को खिलाया नहीं जाता था। लेकिन फिर जब वो पाकिस्तान की टीम में आए तो आप देखें कि 1236 रन पर
साल में फिनिश किया रिजवान ने। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जिन लोगों ने साल में परफॉर्मेंसेस दी हैं उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल इससे इंकरेजमेंट मिलती है। आपको पता है कि आप तो रोक साहब फिल्म और टेलीविजन के बहुत सारे प्रोग्रामों में मैंने आपको देखा, तो वो निगार अवार्ड का अक्सर जिक्र आता है कि फला अदाकार को इतने निगार अवार्ड मिले। तो मेरे ख्याल में पीसीबी के ये अवार्ड हो तो काफी सालों से रहे, लेकिन बीच में गैप आ जाता है। लेकिन अब मुसलसल दूसरे साल पीसीबी ये अवार्ड्स करवा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये मुस्तकिल इवेंट रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और अच्छी चीज है कि बहुत सारे अवार्ड्स पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं था। हसन अली टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फिर मोहम्मद वसीम, आप देखेंगे मोहम्मद वसीम हमारे अपकमिंग फास्ट बॉलर हैं, उनको इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड मिला। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी रिवायत है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कायम की है। जी हरमीत। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि हमने परफॉर्मेंस भी उनकी देखी। नवंबर के बाद, मेरे ख्याल में अक्टूबर के बाद हमारे खिलाड़ियों ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन सर यहाँ पे सवाल अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम T20 के बारे में देखें तो 29 में से मेरे ख्याल में 20 मैचेस हम जीत चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तीसरी पोजीशन में हम आ रहे हैं। लेकिन टेस्ट और इसकी अगर हम बात करें वनडे क्रिकेट के हवाले से, तो वहां पे कोई ना कोई कोताही या कमजोरी हमारी बहुत ज्यादा है, अभी भी 6 और 5वें नंबर पे हैं। तो उसके लिए क्या लाएअमल, आप तो मिलते रहते हैं, बात भी होती रहती है, तो अब उसके लिए उसको बेहतर बनाने के लिए क्या लाएअमल अपनाया जा रहा है सर? देखिए हरमीत, अगर आज मुझे कोई अवार्ड के लिए कहता ना, तो आज का अवार्ड मैंने आपको देना था जो आपने मरी का पैकेज बनाया और 4 किलोमीटर आप पैदल चले, फिर आप अंडे खा रहे थे। तो हम तो कराची में बैठे हुए खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि क्या जबरदस्त आपने मौसम एंजॉय किया और गोले आपको पड़े भी और आपने गोले खाए भी। लेकिन जो आपका सवाल था बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन देखें कि हमने साउथ अफ्रीका को होम ग्राउंड पर 2-0 हराया टेस्ट मैचेस में। फिर बांग्लादेश हम गए तो हमने बांग्लादेश को जब 2-0 मारा तो लोगों ने कहा कि बांग्लादेश की टीम एक ऑर्डिनरी टीम थी, आसान हरीफ था, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन आप देखें 2 दिन पहले बांग्लादेश ने वर्ल्ड नंबर 1 न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में शिकस्त दी। इसका मतलब पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की 2 टेस्ट क्रिकेट में भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, सिवाय जो साल के शुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस थी। लेकिन वनडे में बिल्कुल इंप्रूवमेंट की जरूरत इसलिए है कि नेक्स्ट ईयर 2023 वर्ल्ड कप का साल है, भारत में 2023 का वर्ल्ड कप होना है। तो पाकिस्तान को वनडे मैचेस भी कम मिल रहे हैं। लेकिन अभी मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, 3 वनडे मैचेस लाहौर में ही होने। तो होपफुली कि जब हम लाहौर आएंगे तो रऊफ साहब के पास चाय पीने हाजिर होंगे। तो मेरा ख्याल में 2022 जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, रमीज राजा ने भी पिछले दिनों कहा कि बम्पर ईयर है। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया को, फिर वेस्ट इंडीज दोबारा आएगी जून में, उसके बाद इंग्लैंड ने आना है सितंबर में, और साल के आखिर में न्यूजीलैंड ने आना है। तो अल्लाह करे कि ये चारों सीरीज हो जाए तो उसके बाद मेरे ख्याल में एक वो जो पाकिस्तान के ऊपर लेबल लगा हुआ था कि बहुत सारी बड़ी टीमें दुनिया की नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल में 2022 का साल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तानी शायकीन के लिए और पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त साल रहेगा, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। सर थोड़ा सा जरा इस बारे में भी बताइएगा। हम अमूमन बात जब करते हैं तो खवातीन क्रिकेटर की भी जिक्र हम जरूर करते हैं। निदा डार को जो दिया गया बेहतरीन अवार्ड, तो निदा डार की परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात वहाँ पे हुई होगी जरूर, उसके हवाले से तो वो जरा बताइए। देखिए निदा डार का रऊफ साहब गुजरांवाला से ताल्लुक है, और आपको पता है कि गुजरांवाला तो ख्वाबों की वजह से और पहलवानों की वजह से मशहूर है। लेकिन निदा डार ने, आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में गई, वहां पर रिप्रेजेंट किया, और पूरे साल में पाकिस्तान को उन्होंने जितनी पाकिस्तान ने क्रिकेट में निदा डार का बड़ा मेजर रोल रहा है। बल्कि चंद हफ्ते पहले उनके वालिद का इंतकाल हुआ। कल जब उन्होंने अवार्ड जीता तो उन्होंने इस अवार्ड को अपने वालिद के नाम से मंसूब किया कि इस मुश्किल दौर में जहां पर हमारे यहाँ खवातीन घरों से कम निकलती हैं, खासतौर पर क्रिकेट खेलने, तो निदा डार के वालिद ने उनको इनकरेज किया
और आप देखें कि निदा डार अब ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी उनको बेहतरीन खवातीन क्रिकेटर का भी अवार्ड मिला। तो खवातीन क्रिकेट में लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। पीसीबी एफर्ट्स बहुत कर रहा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में वालिदैन शायद बच्चों को और अपनी बच्चियों को खवातीन क्रिकेट की तरफ माइल करने में कामयाब हो नहीं रहे। अच्छा, जरा हसन अली और उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात कीजिएगा कि हसन अली की